गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 11th बायो के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? 11th बायो के लिए। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड, जो हम पढ़ रहे हैं। बट उसके अंदर सब पॉइंट क्या है इसका? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शुगर आपस में जुड़ करके जिस मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं या जिस अणु का निर्माण करते हैं उसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। अब न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किस प्रकार से होता है वो देखिए। पहले नाइट्रोजनी बेस लिख लेते हैं। नाइट्रोजनी बेस पहले क्या है? एडीनी। सेकंड क्या है? गवानिक। थर्ड क्या है? साइटोसिन। फोर्थ क्या है? एडेनिन होगी, गुआनिन होगी, साइटोसिन। अगली क्या है? थाइमिन। इसमें जोड़ेंगे कौन सी? डीऑक्सीराइबोस शुगर। राइबोज शर्करा। इसमें भी क्या जोड़ेंगे? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। इसमें भी क्या जोड़ेंगे? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। इसमें भी क्या जोड़ेंगे? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन के अंदर डीऑक्सीराइबोस शर्करा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है। इसमें क्या बनेगा? जब गुआनिन के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर जोड़ी तो क्या बना? गुआनोसिन। साइटोसिन के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर जोड़ी तो डीऑक्सी। जब गुआनिन के अंदर डीऑक्सीराइबोस शर्करा जोड़ी तो क्या बना? डीऑक्सी गुआनोसिन। जब साइटोसिन के अंदर डीऑक्सीराइबोस शर्करा जोड़ी तो क्या बना? डीऑक्सी साइटिडीन। जब थाइमिन के अंदर डीऑक्सीराइबोस शर्करा जोड़ी तो क्या बना? डीऑक्सी थाइमिडीन। क्या बना? डीऑक्सी थाइमिडीन। इस प्रकार एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन डीऑक्सीराइबोस शर्करा के साथ जुड़के क्या बनाती है? एडेनिन डीऑक्सीराइबोस शर्करा के साथ जुड़के
डीऑक्सी एडिनोसिन का निर्माण करती है। ग्वानिन डीऑक्सी राइबोस शर्करा के साथ जुड़कर के डीऑक्सी ग्वानोसिन बनाती है। साइटोसिन डीऑक्सी राइबोस शर्करा के साथ जुड़कर क्या बनाती है, डीऑक्सीसाइक्लिन का क्या करती है, निर्माण करती है। थाइमिन डीऑक्सी राइबोस शर्करा के साथ जुड़कर के क्या बनाती है, डीऑक्सी थाइमिडिन का क्या करती है, निर्माण करती है। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोसाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। आगे हम आपके पूरे डिटेल में नहीं लगता बट थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताया जाता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण। अनेक न्यूक्लियोटाइड आपस में, अनेक जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़कर क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या निर्माण। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण किस प्रकार से होता है कि अनेक न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है या किस प्रकार से होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन याद रखनी है कि अनेक न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़कर इसका निर्माण करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है अपना नेक्स्ट पॉइंट है अपना वॉटसन एंड क्रिक मॉडल और जो मैथ इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल तो डीएनए होता है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। क्या होता है, डीएनए जो होता है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, बहुलक होता है, ठीक है। सन 1953 में वॉटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सन 1953 में वॉटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की संरचना का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। क्या किया, डबल हेलिक्स मॉडल क्या किया, प्रस्तुत किया।
डीएनए की संरचना का क्या किया उन्होंने, डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। इस वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ही इसे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, डीएनए होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। तो आप सभी जानते हो कि डीएनए होता है वो जो न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, बट डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है, इसमें यानी दो उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती है। अब सन 1953 में वॉटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने डीएनए की संरचना का डबल हेलिक्स मॉडल क्या किया, प्रस्तुत किया। इस वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसे वॉटसन और क्रिक मॉडल कहा जाता है। अब देखिए डीएनए होता है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। डीएनए होता है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, पूरक होती है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक ये हो गई, ये क्या है 3 डैश, इधर वाली क्या होगी 5 डैश। अब देखिए ये 5 डैश कहाँ आएगी, इधर वाली 5 डैश हो गई, इधर वाली क्या हो गई 3 डैश हो गई। ठीक है, ये 3 डैश, इधर 3 डैश और 5 डैश। तो डीएनए है तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना है। दोनों श्रृंखलाएं होती है वो एक दूसरे की पूरक होती है और साथ ही ये दोनों श्रृंखलाएं होती है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, यानी हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। इस प्रकार ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़कर सीटी नुमा संरचना का क्या करती है, निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, सीटी नुमा संरचना का क्या करती है, निर्माण करती है। अब देखिए इस श्रृंखला की जो रीढ़ होती है या फिर क्या बोल सकते हो बेस होता है, वो सुगर और फॉस्फेट का बना होता है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उनका जो बेस है वो सुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखिए डीएनए अणु के व्यास की बात की जाए तो डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। बट इनके सर्पिल कुंडलों की लंबाई की बात की जाए तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। क्या होती है, सर्पिल कुंडलन, ध्यान में रखना क्या है ये, सर्पिल कुंडलन, सर्पिल कुंडलन की लंबाई होती है वो क्या होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अब देखिए एक कुंडलन के अंदर 10 नाइट्रोजनी बेस पेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 10 नाइट्रोजनी बेस पेयर पाए जाते हैं। 10 नाइट्रोजनी बेस पेयर पाए जाते हैं। इन्हीं दो बेस पेयर के बीच की दूरी क्या होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। बीच की दूरी क्या होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इनके बीच की दूरी, एक कुंडल के अंदर 10 नाइट्रोजनी बेस पेयर पाए जाते हैं। इन्हीं दो बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अब देखिए जो डीएनए होता है उसमें एजीसीटी क्या पाए जाते हैं, एजीसीटी नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, बट ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अब जो डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं होती है उसके अंदर विपरीत ध्रुवता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विपरीत ध्रुवता, विपरीत ध्रुवता पाई जाती है। डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के मध्य क्या पाई जाती है, विपरीत ध्रुवता पाई जाती है, ताकि एक श्रृंखला का 3 डैश सिरा दूसरी श्रृंखला के 5 डैश सिरे के क्या आ जाए, संपर्क में आ जाए। तो ध्यान में रखना डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के मध्य क्या पाई जाती है, विपरीत ध्रुवता पाई जाती है, ताकि एक श्रृंखला का 3 डैश सिरा दूसरी श्रृंखला के 5 डैश सिरे के क्या आ जाए, नजदीक आ जाए। तो इस प्रकार ये जो मॉडल होता है वो दिया था वॉटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने, और वॉटसन और क्रिक मॉडल भी क्या हो जाता है,
कंप्लीट हो जाता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, अपन ने डीएनए पढ़ लिया। अगला अपना नेक्स्ट पॉइंट है आरएनए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्या, आरएनए। आगे बात करते हैं आरएनए। किसकी बात करते हैं, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। उसकी डीएनए क्या थी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड, सॉरी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, उसकी क्या थी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखिए आरएनए होता है, जिस प्रकार डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार आरएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। बट आरएनए में डीएनए की तुलना में एक ही क्या पाई जाती है, इस प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती है। आरएनए में डीएनए में क्या होती है, इस प्रकार से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी, बट आरएनए में क्या पाई जाती है, इस प्रकार से एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती है। और डीएनए के अंदर क्या पढ़ी थी हमने, डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है, बट आरएनए के अंदर क्या होती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। और डीएनए के अंदर हमने पढ़ा था नाइट्रोजनी बेस, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। बट आरएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर ये चार पाए जाते हैं, बट आरएनए के अंदर क्या होता है, थाइमिन के स्थान पे क्या पाया जाता है, यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है। जिस प्रकार डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनी बेस, राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है, इसी प्रकार आरएनए के अंदर भी जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किससे मिलकर बना होता है। जैसे डीएनए में क्या था, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना था, नाइट्रोजनी बेस, सेकंड क्या थी, पेंटोज शुगर, थर्ड क्या था, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनी बेस को नाइट्रोजनी क्षार बोला जाता है, नाइट्रोजनी क्षार, और इसको क्या बोलते हैं, पेंटोज शर्करा, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फेट समूह है, ठीक है। अब देखिए जिस प्रकार डीएनए में न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनी बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार आरएनए में भी न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनी बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है। और अनेक न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़कर क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ध्यान में रखना कि अनेक जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़कर क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का
निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये किसका है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। यहाँ पे जो एलेन न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। इस प्रकार ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़कर के क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करते हैं। यानी अनेक न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े हुए हैं और जुड़कर के क्या बना रहे हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण कर रहे हैं। अब बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए के प्रकार, आरएनए के प्रकार। तो आरएनए होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है जेनेटिक आरएनए, सेकंड होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। तो आरएनए के टाइप्स की बात की जाए तो आरएनए होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है अपना कौन सा? जेनेटिक आरएनए। सेकंड कौन सा है अपना? नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए की बात की जाए तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें जो आरएनए होता है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार वायरसों में जो आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जब पाया जाता है तो उस आरएनए को क्या बोलते हैं? जेनेटिक आरएनए कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल रियो वायरस। कौन सा वायरस? रियो वायरस। तो ध्यान में रखना जेनेटिक आरएनए कौन सा होगा? कुछ वायरसों में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अतः इस आरएनए को जेनेटिक आरएनए कहा जाता है। जेनेटिक आरएनए कहा जाता है। ठीक है। कुछ वायरस ऐसे होंगे जिनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अतः इस आरएनए को क्या बोलते हैं? जेनेटिक आरएनए कहा जाता है। फॉर एग्जांपल रियो वायरस। अब देखिए सेकंड कौन सा है? नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए कौन सा होगा? सेकंड अपना कौन सा? नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए कौन सा होगा? उन सभी जंतुओं में जिनमें डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। उन सभी जंतुओं में जिनमें डीएनए होता है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। इन जंतुओं में
पाए जाने वाले आरएनए को नॉन जेनेटिक आरएनए कहा जाता है। नॉन जेनेटिक आरएनए कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, नॉन जेनेटिक आरएनए कौन सा होगा? उन सभी जंतुओं में जिनमें डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, उन जंतुओं में पाए जाने वाले आरएनए को नॉन जेनेटिक आरएनए कहा जाता है। ये ध्यान रखना, नॉन जेनेटिक आरएनए हमेशा सिंगल हेलिकल होता है, यानी उसमें एक जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है वो एक सूत्री होता है। क्या होता है? एक सूत्री होता है। ठीक है, इस प्रकार का आरएनए होता है वो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। इसमें भाग लेता है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में क्या लेता है? ये भाग लेता है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में क्या लेता है? ये भाग लेता है। अब नॉन जेनेटिक जो आरएनए होता है वो भी आगे कई प्रकार के होते हैं, जैसे टीआरएनए हो गया जिसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, एमआरएनए हो गया, मैसेंजर आरएनए जिसको बोलते हैं, थर्ड है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको इतना ध्यान रखना कि आरएनए दो प्रकार की है, जेनेटिक और नॉन जेनेटिक। नॉन जेनेटिक आरएनए है वो तीन प्रकार के हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए और आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए बोला जाता है। तो आरएनए हमने पढ़ लिया, कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए। अगला नेक्स्ट पॉइंट है अपना बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए। डीएनए का जैविक महत्व। डीएनए का क्या? जैविक महत्व। तो डीएनए का जैविक महत्व क्या होता है? नंबर 1 देखिए, डीएनए होता है वो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का क्या करता है? कार्य करता है। आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो डीएनए होता है वो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। सेकंड, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा एमआरएनए का निर्माण करता है। एमआरएनए का निर्माण करता है। जो आगे प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया में क्या लेगा? भाग लेगा। थर्ड, कोशिकाओं के अंदर होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण करता है। थर्ड क्या है? डीएनए
कोशिका यानी सेल में होने वाली, कोशिका में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इस प्रकार डीएनए के क्या होते हैं, जैविक महत्व होते हैं। इसके अलावा डीएनए में प्रतिकृति करने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। जो डीएनए होता है वो प्रतिकृति के द्वारा अपने समान डीएनए का क्या कर सकता है, निर्माण करता है। तो ये है इसके बायोलॉजिकल कंटेंट्स, यानी डीएनए नुमांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। सेकंड, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा एमआरएनए का क्या करता है, निर्माण करता है। थर्ड पॉइंट क्या है, डीएनए कोशिका में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। और फोर्थ, डीएनए में रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति करने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। इसी क्षमता के कारण ये अपने समान नए डीएनए का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।